देखिए, बात ये है रबिया कि इसको हम 3-4 अलग-अलग एस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। जी। पहला जो हमारे लिए बड़ी शदीद परेशानी का बायस होगा, वो होगा कि पेट्रोल की प्राइस 100 डॉलर पर बैरल से आगे बढ़ती है या उससे खराब रहती है, तो हमारे पास बहुत शदीद फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आएगा। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो अफेक्ट होगा और हमारी जीडीपी ग्रोथ तकरीबन 1% से कम होने का चांस है उसके अंदर। ये पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट जो उसमें आने वाला है वो ये है कि हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो उसमें अफेक्ट आएगा और हम जो रेमिटेंसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे 40 बिलियन की, इस साल में वो शायद 40 बिलियन टच नहीं करे और वो 35-36 बिलियन के आसपास जाके रुक जाए। ये दूसरी बात जो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास ये आने वाला है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात जो हमारे लिए आने वाली चीज है कि ईरान जंग तो अपनी जगह पे चल रही है, मगर उसके साथ साथ अफगानिस्तान वाली जंग भी शिद्दत अख्तियार करती जा रही है और हमारा वो वाला साइड भी इतना ज्यादा अभी सेटल नहीं हो पा रहा है। तो ये तीसरी बात है। अच्छा, मगर जो चीज हमें लॉन्ग टर्म में हमें देखनी है वो ये है, जो मैं बार बार लोगों को ये कह रहा हूं कि जो ट्रंप और नेतन्याहू ये समझ रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म जंग है और ईरान में वो किसी रिजीम को चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, वो उनकी कोशिश नाकाम हो गई। दूसरी, वो ये समझ रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो बाय फोर्स खुलवा लेंगे, बाय नेटो को इन्वॉल्व करके, वो भी उनकी कोशिश नाकाम हो चुकी है। तीसरी जो खुश आइंद बात है, अगर आप गौर करें, जो खुश आइंद है मगर उसमें थोड़ा सा अभी सेंसिटिविटी है कि अभी कोई स्टेट कन्फ्रंटेशन और कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अभी तक सामने नहीं आया है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में, क्योंकि दो जो बड़ी रियासतें हैं और हमारा एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ है। तो ये तीसरा पहलू है इसके अंदर। जो पहलू, दो पॉजिटिव पहलू जो मैं बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जो हमारा दिफाई माहिदा है सऊदी अरब के साथ, मैंने उस वक्त भी किसी और प्रोग्राम में भी पहले कहा था और मैं आज भी दोबारा कह रहा हूं कि ये दिफाई माहिदा पुराने माहिदों से मुख्तलिफ है। ये इसमें हमने इनडायरेक्टली सऊदी अरब को एक सिक्योरिटी गारंटी दी है। सही। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझे उस सिक्योरिटी गारंटी का रीजनेबल कंसीडरेशन मिलना चाहिए। ठीक। मैं अभी तक वाकिफ नहीं हूं कि हमारा कंसीडरेशन कैश में क्या है, और जो मेरी इंफॉर्मेशन वो ये कह रही है कि इस वॉर में अमेरिका और जो इनके एलाइज मिडल ईस्ट में बैठे हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन डॉलर पर डे खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग जो गारंटी दी हुई है हमने, तो हमें उसका मिलना चाहिए। दूसरी बात जो मेरा ये जाती व्यू है कि ये जो अड्डे हैं इस इलाके में, 19 अड्डे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन के हैं, और उसमें तकरीबन 50,000 आदमी उनका बैठा हुआ है, अमेरिकन का इस इलाके में बैठा हुआ है। मैं नहीं समझता कि अगले 10, 12, 15 साल में वो आदमी यहाँ रहेगा और उनको अल्टीमेटली ये अड्डे खाली करने पड़ेंगे। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा, उस अड्डे खाली करने के बाद इन इलाकों को किसी अलायंस की आर्मी या रीजनल आर्मी या कोई कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज ये एरिया कंट्रोल नहीं होगा। और उसके बाद तीसरी आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं, मेरा जाती व्यू है कि इस वॉर के बाद ईरान और जो ईरान है उसमें से सैंक्शंस डाइल्यूट होंगी, इस शक्ल में सैंक्शंस नहीं रहेंगी और इराक भी साथ में खुलेगा। और जब ईरान और इराक खुलेगा तो जो लॉस हम दुबई के लिए कर रहे हैं, मेरे जाती हिसाब से इंशाल्लाह ताला वो लॉस हम 2000 उसको पूरा कर लेंगे। और रबिया, मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप मेरी किताब जो मैंने 32 ओनकार रोड क्रिश्चियन नगर लिखी थी 2025 में, उसमें पेज नंबर 189 पढ़ें
उसमें मैंने लिखा था कि कराची पर्शियन गल्फ का गेट कीपर होगा, और मैंने उसके अंदर ये भी लिखा था कि जो इकोनॉमी अगले 5 साल में दुनिया में उभर कर सामने आएगी अगले 5 साल बाद, उस इकोनॉमी का नाम ईरान है। सही। अच्छा ये बताएं शबर साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र किया जो हमारा पैक्ट है सऊदीया के साथ। आपने कहा हमें भी जो है वो, क्योंकि वी आर एक्टिंग एज अ गार्ड, और हर क्राइसिस जो है वो जाहिर एक अपॉर्चुनिटी के साथ आता है, तो पाकिस्तान को क्या उसके बदले में क्या चीजें सामने रखनी चाहिए या क्या डिमांड्स जो है वो सामने रखनी चाहिए? अभी हमारे रीसेंट दौरे भी हुए, कोई ऐसी चीज फिलहाल जो है वो सामने नहीं आई है, तो आपके ख्याल में इसको किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है अपने बेनिफिट के लिए? ऑब्वियसली मेरी जो इंफॉर्मेशन है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या मेरा व्यू है वो ये है कि सऊदी अरब का जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, इस एग्रीमेंट के जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है वो क्लॉजेस अभी एग्री होने हैं। अच्छा। और वो मेरे हिसाब से, मैं अगर उसकी नेगोशिएटर हूं तो मैं उसमें जो हमारे बैरूनी खर्चे हैं 140 बिलियन डॉलर के, उसका वेवर मांगूंगा। अच्छा। और मैं उसके बाद एक सब्सिडाइज प्राइस पे ऑयल सप्लाई मांगूंगा। नथिंग इन, देयर इज नॉट अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही जी। बहुत शुक्रिया शबर साहब, आपने ज्वाइन किया और बड़ा आपने ये इसका फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्टिव है वो हमारे साथ शेयर किया। आप जब ये कहते हैं कि हमारे उनके साथ एक बड़े प्रैक्टिकल एक डील हमें जो करनी चाहिए थी या है हमारी उनके साथ, और जिसमें फाइनेंशियल गेन्स वगैरह भी नजर आने चाहिए, तो आप समझते नहीं है बाज़ दफ़ा इस तरह के जब मुआहदे किए जाते हैं उनको खुफिया रखा जाता है, कौमें नहीं बताती होती कि हम उनसे क्या ले रहे हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं, उसकी निटी ग्रिटी स्पेशली जो फाइनेंशियल साइड है उसको आप समझते नहीं है, छुपाया जाता है। और सऊदी अरेबिया ये माजी में कई दफ़ा पाकिस्तान को बेल आउट भी कर चुका है, डेफर बेसिस पे तेल भी दे चुका है, राइट ऑफ भी कर चुका है, कर्जे लोन जब भी हमें चाहिए होते सऊदी अरब से लेते हैं। तो आप समझते हैं कि हमें सऊदी अरब के साथ बिल्कुल एक प्रोफेशनल हार्ड कोर और हमें उनके साथ टफ मुज़ाकरात करने चाहिए या टफ हमें कोई शराइत मनवानी चाहिए अगर हम माजी इनको सामने रखें दोनों मुल्कों के तल्लुकात का? देखिए मेरी बात सुने गलासा साहब, पहली बात मैंने जो बात के शुरू में कही कि हमने उनके साथ बेशुमार वायदे किए हैं, मगर किसी वायदे में हमने उनको सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी है कभी। और सिक्योरिटी गारंटी के वायदे दुनिया में कोई बहुत कम हुए हैं इन द पास्ट। और ये हम समझ रहे हैं कि जो वो हमें $1 बिलियन का कर्जा दे देते हैं या 5 बिलियन का क्रेडिट दे देते हैं, ये जो हमारा सिक्योरिटी गारंटी है उसकी कीमत ये है, ये उनकी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी हमें उनकी दूर कर देनी चाहिए। और ये हमारे लोग भी, मैं जो बयान लोगों के सुन रहा हूँ और जो पहले भी होता रहा है आज भी होता रहा है, भाई ये सारी कहानियां पुरानी हैं, वो सारे नॉर्मल एग्रीमेंट हैं। उन किसी एग्रीमेंट में सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। हमारे वजीर आजम ने खड़े होकर असेंबली में कहा है कि सऊदी अरब से हमारा दिफाई मायदा है। हम पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं हुकूमत ने इस जंग के पेश नजर, जो भी हमारे एनर्जी प्राइसेस के हवाले से, वो ऑस्टेरिटी मेजर से आप सेटिस्फाइड हैं या मजीद हुकूमत के बस में कुछ करने को था और उन्होंने नहीं किया? रबिया, इसके बारे में सिर्फ मैं ये कहूंगा जो कुछ इस्लामाबाद में फैसला होता है उसका पाकिस्तान में कभी अमल दरामद नहीं होता। वो अपने हरे हरे इलाकों में बैठे रहे, उसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। तो और क्या ऑस्टेरिटी मेजर्स शबर साहब आप सजेस्ट करेंगे? आप भी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रबिया साहिबा, ऑस्टेरिटी मेजर आप लेने जा रहे हैं, सारे बाजार आपके शाम को बिजली खर्च कर रहे हैं, बिजली जला रहे हैं, वो तो आप बंद नहीं करते। आप बिला वजह की बातें करके टाइम जाया कर रहे हैं, मेरा भी और अपना भी। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो हालात हैं इसमें क्या हम IMF से भी कुछ कंसेशंस मांग सकते हैं फॉर लेट्स से कि प्राइमरी सरप्लस टारगेट्स या किसी और सूरत में जो हमने कोविड टाइम्स में जिस तरह से बात की थी? देखो रबिया, मैं आज आपको ये बात प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका जिस क्राइसिस में फंसे हुए हैं, वो जो आप मांगेंगे वो आपको देके जाएंगे। IMF वालों से आप जो मांगेंगे वो देके जाएगा। आप लोग नेगोशिएटिंग पावर तो बढ़ाएं अपनी पहले। आज IMF वाले आपको छुटकारा आपके साथ वो जो आप मांगेंगे वो देके जाएंगे आपको, प्रोवाइडेड कि आप में मांगने की और बात करने की सलाहियत तो हो ना।
पाकिस्तान इस वक्त अपनी हिस्ट्री के एक बिल्कुल एक जगह पे बैठा है जहां पर उसको अपना रोल अदा करना है। और मैं आपको ये बता दूं आज आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि इस वक्त कराची पोर्ट पूरी तरह फुल है और कोई जगह नहीं मिल रही है। ट्रांसशिपमेंट का सामान कराची से जा रहा है, खाने पीने का, और दुबई का पोर्ट चल रहा है। यहाँ से हम यहाँ से चीजें भेज रहे हैं, टॉर्चें चल रही हैं। और अगर ये चीज परमानेंट हो जाती है और दुबई गिर जाता है तो आप ये मेरी बात लिख लें कि हम कराची को अगले 10 साल में दुबई बना देंगे। अच्छा, तो आपको लगता है सर कि वहां पे कराची में आप बैठे हुए हैं, आप भी बात करते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बुरी हालत है, लोग कहते हैं सड़कें नहीं है, इंस्टीट्यूशन कोई आप सपोर्ट नहीं मिल रही, कोई एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, वो डेवलपमेंट पूरी नहीं हो रही, तो आप समझते हैं कराची पे फोकस है हुकूमत का? कराची की जो बुरी हालत है ना वो कराची वालों ने नहीं की, वो कुछ लोगों ने की थी। वो टाइम खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से हो जाती है। तो वो जो बुरा पैच था हमारा गुजर गया। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आप कराची आए, जो 10 साल पहले कराची था वो आज कराची नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से कराची में शक्ल तब्दीली देख रहा हूँ। हमारा A380 का रनवे बना है, कराची एयरपोर्ट की एक्सपेंशन हो रही है, अगले एयरपोर्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। कराची से थर को रेलवे लाइन बनने जा रही है, 75% कंप्लीट हो चुकी है। आप इंशाल्लाह आएंगे तो आपको दुबई नजर आएगा। थोड़ा इंतजार करें, इस्लामाबाद में बैठ के परेशान नहीं हो।